नमस्कार। हम प्रशासनिक अनुवाद पर चर्चा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि अनुवाद के बहुत से क्षेत्र हैं, लेकिन प्रशासन का अनुवाद एक चुनौती, एक जिम्मेदारी और एक गंभीर कार्य की ओर हमें उन्मुख करता है। इसलिए प्रशासन में जो सामग्री है, कार्यालय की जो सामग्री है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान पत्राचार का यानी पत्र लेखन का दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो कार्यालयी व्यवस्था है, कार्यालयी कार्य निष्पादन का जो तंत्र है, उसमें पत्र के माध्यम से हम परस्पर मंत्रालयों में, भले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालय हों या व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि, इनके साथ संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, सूचना आदि का लेन देन करते हैं। इन सब के मूल में पत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि पत्र लेखन तक पहुंचने की एक प्रक्रिया उससे पहले टिप्पण के माध्यम से, प्रारूपण के माध्यम से पूरी हो जाती है और फिर जब हम पत्र तक पहुंचते हैं तो उस पत्र को जो आज़ादी के बाद की भारतीय भाषा व्यवस्था थी, राजभाषा व्यवस्था थी, उसमें अंग्रेज़ी के माध्यम से पहले तैयार किया जाता था और फिर उन पत्रों का हिंदी में अनुवाद कराया जाता था। ये हमारी, क्योंकि द्विभाषिकता के कारण ये व्यवस्था भी थी। तो प्रशासनिक हिंदी जिस प्रकार सामान्य भाषा हिंदी से, साहित्यिक भाषा हिंदी से या जनसंचार की भाषा हिंदी से भिन्न होती है, विशिष्ट होती है, उसी तरह प्रशासनिक पत्र भी सामान्य पत्रों से भिन्न होते हैं। हम माता पिता को, मित्रों को, भाई बहनों को, इनको जब पत्र लिखते हैं तो उसकी शैली, उसकी भाषा वो बहुत अनौपचारिक होती है। उसमें हम किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग सहजता से कर पाते हैं, कैसा भी वाक्य बना लेते हैं। हम कैसे भी शब्दों के माध्यम से, चाहे वो लाक्षणिक हों, व्यंजना परक हों या व्यंग्य परक हों, उनका प्रयोग करके पत्र में शामिल कर लेते हैं। कुछ उदाहरण भी शामिल कर लेते हैं, कुछ यत्र तत्र की जानकारियां भी डाल लेते हैं, लेकिन प्रशासनिक पत्रों में इन सब की गुंजाइश नहीं होती। प्रशासन में हम यथासंभव यह कोशिश करते हैं कि विषयनिष्ठ हो, मूल मंतव्य पर केंद्रित हो और पत्र का जो प्रयोग है, उसकी जो शैली है, उसका जो प्रारूपगत वैशिष्ट्य है, वह कई प्रकार के विषय, वस्तु, संदर्भ आदि से जुड़ा हो। वह अलग अलग इसी आधार पर, भिन्न भिन्न इसी आधार पर हो जाता है। इसलिए प्रशासनिक पत्र, जिसे हम कार्यालयी पत्र कहते हैं, उसके कई सारे रूप हमारे सामने आते हैं, जिनमें मोटे तौर पर हम 15 प्रकार प्रशासनिक या कार्यालयी पत्रों के देख सकते हैं, जिनका उल्लेख सरकार के जो भाषाई व्यवस्था है उसके अंतर्गत किया गया है। जैसे सरकारी पत्र है, शासनादेश है, अर्ध सरकारी पत्र है, गैर सरकारी पत्र है, परिपत्र है, कार्यालय ज्ञापन है, ज्ञापन है, कार्यालय आदेश है, फिर आदेश है, फिर अधिसूचना है, फिर संकल्प है, प्रेस विज्ञप्ति है जिसको हम प्रेस नोट भी कहते हैं, पृष्ठांकन है, अनौपचारिक टिप्पणी भी है और अनुस्मारक भी है, यानी स्मरण पत्र जिसको हम कहते हैं, उसके लिए अनुस्मारक शब्द का प्रयोग चलता है। इस तरह ये सभी प्रकार के पत्र कार्यालय में या प्रशासनिक व्यवस्था में या सरकारी तंत्र में, इनका अपेक्षानुसार, संदर्भ के अनुसार लेखन तैयार होता है, उनका प्रारूप बनाया जाता है, उनको अंतिम रूप तक ले जाया जाता है, संशोधन परिवर्धन करके फिर जब वो टंकण होकर उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब वह पत्र के रूप में जाना जाता है। तो इन पत्रों का अनुवाद भी होता है, क्योंकि ये मूलतः अंग्रेजी में तैयार होते रहे। अब कहीं कहीं मूल रूप से हिंदी में लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई है। बहुत चिर प्रतीक्षित था यह कार्य कि हम अंग्रेजी आधृत हिंदी पत्र न लिखें, इसलिए बहुत से लोगों ने राजभाषा हिंदी के समस्त कार्य को अनुदित हिंदी का कार्य बताया, यानी एक तरह से उस पर व्यंग्य भी किया।
लेकिन ये व्यवस्था भी है कि हमें अनुवाद की मदद लेनी पड़ी और प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत इस प्रकार के पत्रों का अनुवाद भी शामिल करना पड़ा। एक सरकारी कार्यालय से किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी दूसरे सरकारी कार्यालय के कर्मचारी या अधिकारी को, कार्यालय या व्यवस्था को, व्यक्ति को, संस्था या संगठन को जो भी पत्र भेजे या प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम कार्यालयी या प्रशासनिक पत्र कहते हैं। हम जानते हैं कि परस्पर कार्यालयों के बीच, मंत्रालयों के बीच, अधिकारियों के बीच और कर्मचारियों के बीच पत्र व्यवहार अनिवार्य है, क्योंकि उस पत्र के माध्यम से बहुत सी सूचनाएं दी और ली जाती हैं, बहुत से निर्णयों से अवगत कराया जाता है, बहुत से नियमों कानूनों से उनको जोड़ा जाता है और उन्हें उसकी जानकारियां दी जाती हैं। तो प्रशासनिक पत्र का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी कार्यालयी जो व्यवस्था है वो उसी से जुड़ी हुई है। जहाँ तक सरकारी पत्र का मामला है, हम देख सकते हैं कि किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई पत्र जारी होता है या निर्गत होता है तो वह किसी निर्णय को लेकर, किसी सूचना को लेकर, किसी नियम आदि की जानकारी को लेकर आगे बढ़ता है। ये विभिन्न विषयों पर, मुद्दों पर, समस्याओं और शिकायतों पर लिखित होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समय समय पर संदर्भ और समय की ज़रूरत को ध्यान में रखकर जो पत्र व्यवहार होता है उसे भी सरकारी पत्र कहते हैं। और सरकारी पत्र प्रशासनिक अधिकारियों के बीच परस्पर अगर आयात निर्यात हो, लिखना, भेजना, प्रेषण करना हो तो वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। यानी अधिकारियों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वो अर्ध सरकारी होता है। अर्ध सरकारी पत्रों का उद्देश्य किसी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी से किसी विषय की सूचना प्राप्त करना, किसी मामले की ओर ध्यान आकृष्ट करना विशेष रूप से होता है। मंत्रालयों द्वारा अपने कर्मचारियों, अधिकारियों से संबंधित कार्यालय निर्देश भेजे जाते हैं, मंगाए जाते हैं, जो कि नियुक्तियों, छुट्टियों या पदोन्नतियों, प्रोन्नतियों से संबद्ध भी होते हैं। जन सामान्य के लिए भारतीय सूचना पत्रों, गज़टों में जो प्रकाशित होने वाले नियम आदि हैं, सरकारी नियम, आदेश हैं, नियुक्तियां हैं, उनके विषय में जो विज्ञापित समाचार होते हैं उनको अधिसूचना कहा जाता है। यानी हम जो पत्रों के प्रकार हैं उन पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि जिन 15 प्रकारों की चर्चा हमने की उनके उद्देश्य भी, उनके प्रयोजन भी भिन्न हैं। इसलिए अधिसूचना क्या है, ज्ञापन क्या है, प्रेस नोट क्या है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, सरकारी पत्र क्या है, इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ अंतर है और उनके उद्देश्य और प्रयोजन में भी अंतर हमें मिलता है। इसलिए जन सामान्य के लिए भारतीय सूचना पत्रों में, जो भारत के सूचना पत्र हैं उनमें, या गज़ट आदि जो एनुअली वार्षिक रूप से निकलते हैं, उनमें प्रकाशित होने वाली सरकारी जो जानकारियां हैं, नियम हैं, आदेश अनुदेश हैं, या नियुक्तियों आदि के विषय में जो विज्ञप्तियां हैं या उससे संबंधित जो समाचार हैं, वो सब जो प्रकाशित होते हैं उनको अधिसूचना कहा जाता है। प्रशासनिक या कार्यालयी पत्राचार को सामान्यतः 2 प्रकार का माना जाता है। एक वो जिनमें आवेदन का भाव होता है, उन्हें आवेदन पत्र कहते हैं। दूसरे वो जो विशुद्ध सरकारी पत्रों के रूप में संचरित होते हैं, उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष जो पत्राचार करता है वह आवेदन पत्र के रूप में ही पत्र को प्रेषित करता है, लिखता है। उस पत्राचार के संबंध में लिए गए निर्णय के विषय में सूचित करने वाले पत्र को प्रशासनिक या कार्यालयी, जिसे हम सरकारी भी कहते हैं, वो पत्र कहा जाता है। ये सभी प्रशासनिक या सरकारी पत्र प्रारूप के स्तर पर भिन्न होते हैं। यानी शिकायत पत्र भी हो सकता है, परामर्श भी हो सकता है, जांच भी हो सकती है, कुछ जानकारी हासिल करना भी हो सकता है, लिए गए निर्णय से सबको अवगत कराना भी उसका मंतव्य हो सकता है, और बहुत सी परामर्श जैसी सूचनाएं भी उसमें हो सकती हैं। तो ये सारे प्रशासनिक या सरकारी पत्र, जिन 15 प्रकार के पत्रों की बात हम कर रहे हैं, उनके प्रारूप के आधार पर हम देख सकते हैं कि
उनका मंतव्य, उनका उद्देश्य भिन्न होता है और इस भिन्नता का मुख्य आधार विषयगत होता है। यानी जैसे जैसे अपेक्षा अनुसार प्रारूप और विषय बदलता है, वह इस बात की ओर संकेत करता है कि जो पत्र लेखक है, चाहे वो व्यक्ति है यानी अधिकारी है, या संस्था है, या मंत्रालय है, या राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, वो किस विषय को ध्यान में रखकर पत्र का प्रारूप कैसा तैयार करते हैं। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए औपचारिक प्रशासनिक पत्र की सहायता लेते हैं। मान लीजिए किसी का कोई व्यक्तिगत कार्य है, कोई व्यक्तिगत समस्या है, तो उसका समाधान वो चाहता है, तो उसके लिए वो औपचारिक प्रशासनिक पत्र की सहायता लेता है। इसीलिए ये पत्र परिस्थितियों के साथ, संदर्भों के साथ, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं के आधार पर भिन्न या पृथक हो जाते हैं। यानी ज़रूरत क्या है, संदर्भ क्या है, परिस्थिति क्या है, इसको ध्यान में रखकर उसका जो रूप स्वरूप है वो बदल जाता है। सरकारी कार्यालयों की कार्यपद्धति की रीढ़ है पत्राचार, यानी जो बैकबोन है सरकार में कामकाज की, उसमें कार्यालयों के समस्त कार्यों का निष्पादन या निष्कर्ष तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उस पद्धति में अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो पत्राचार है। इसी से समस्त संप्रेषण प्रणाली जुड़ी रहती है। देश विदेश के सरकारी उपक्रमों, कार्यालयों, सार्वजनिक उद्यमों, संस्थाओं या संगठनों, बैंकों, कंपनियों, निगमों और जन सामान्य आदि से संपर्क करने का कार्य, निष्पादन का यानी कार्यालय के कार्य को निपटान तक ले जाने का, और प्रशासनिक कार्यविधि को गति आदि प्रदान करने का जो मुख्य आधार है वो कार्यालयीय पत्राचार ही होता है और माना भी जाता है। कार्यालयीय पत्रों को यदि हम वर्गीकृत करें तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकारी वर्ग के पत्र, विशुद्ध सरकारी वर्ग के, दूसरा विज्ञप्ति वर्ग के पत्र, और तीसरा द्रुत वर्ग के पत्र। इस सरकारी वर्ग के पत्रों में हम जिन पत्रों को रखते हैं उनमें पहला है OL। जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऑफिशियल लेटर है। तो सरकारी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर जो पूर्णतः सरकारी होता है। शासनादेश जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के रूप में, आदेश के रूप में जारी होता है। अर्ध सरकारी पत्र जिसे वो DO लेटर भी कहते हैं, यानी डेमी ऑफिशियल लेटर। एक पूर्ण सरकारी है जो ऑफिशियल लेटर है और एक डेमी ऑफिशियल है। गैर सरकारी पत्र ये अनऑफिशियल लेटर है। और जो पर्सनल लेटर्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की कि मित्र को, पिता को, पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को हम पत्र लिखते हैं। वो एक तरह से पारिवारिक या इनफॉर्मल या अनौपचारिक पत्र होते हैं। विज्ञप्ति वर्ग के अंतर्गत जो पत्र आते हैं उनमें परिपत्र यानी सर्कुलर हम कोई सूचना है पूरे मंत्रालय को, मंत्रालय के समस्त कार्यालयों को, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में स्थापित हों, क्योंकि हर मंत्रालय के जो शाखाएं हैं, जो कार्यालय हैं, वो केंद्र से बाहर, दिल्ली से बाहर विभिन्न राज्यों में भी उनके कार्यालय बने हुए हैं। तो वहाँ भी वो सर्कुलर, अब तो कंप्यूटर से ऑनलाइन भी ये सर्कुलर जाते हैं। पहले तो डाक द्वारा ही प्रेषित किए जाते थे या टेलीग्राम भेजे जाते थे या टेलीप्रिंटर से काम होता था, लेकिन अब तो ईमेल आदि से ये ऑनलाइन इस तरह की सुविधाएं हो गई। तो परिपत्र जो है वो इधर जारी होता है और उधर पूरे देश में जितने भी कार्यालय हैं, शाखाएं हैं, वहाँ पहुँच जाता है। कार्यालयीय ज्ञापन, ऑफिशियल जो मेमोरेंडम होता है, वह भी विज्ञप्ति वर्ग के अंतर्गत आता है। इसी तरह ज्ञापन जिसे मेमोरेंडम कहते हैं वह भी इसी के अंतर्गत आता है। कार्यालयीय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर, अब किसी भी विषय को लेकर ऑफिस ऑर्डर निकाले जाते हैं। मान लो कार्यालय का समय गर्मियों से सर्दियों में हम प्रवेश कर रहे हैं तो समय थोड़ा चेंज हुआ तो एक ऑफिशियल ऑर्डर निकला, या अन्य कोई किसी को जो कार्यालयीय ड्रेस है उसके बारे में या कंप्यूटर की मेंटेनेंस के बारे में, ये तमाम तरह के ऑर्डर टाइम टू टाइम समय समय पर निकलते हैं, वो उनको कार्यालयीय आदेश कहते हैं। अनुस्मारक है जिसको रिमाइंडर कहते हैं, किसी को एक पत्र भेजा, उस पत्र का उसने कोई उत्तर नहीं दिया, हमने दूसरा पत्र भेजा, तो जो दूसरा पत्र है वो रिमाइंडर है।
फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा भी हो सकता है। कई बार पत्र का उत्तर व्यक्ति या व्यवस्था दे नहीं पाते, कभी कभी पत्र पहुंच नहीं पाता, कभी कभी पत्र गया और देख नहीं पाए, उस पर विचार नहीं कर पाए, समय नहीं निकला, आदि आदि। तो अर्जेंसी के उसकी बहुत ज़रूरत के आधार पर, है ना, कैसी आवश्यकता अपेक्षा है उसके आधार पर फिर उसके रिमाइंडर बार बार दिए जाते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और उस रिमाइंडर से फिर उस पर कार्रवाई शीघ्र होने लगती है। अधिसूचना, नोटिफिकेशन, बहुत सारे समय समय पर कार्यालयों द्वारा, मंत्रालयों द्वारा अधिसूचनाएं भी निकलती हैं, नोटिफिकेशन निकलते हैं। और इसी तरह प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, इनकी भी ज़रूरत प्रशासन में, कार्यालयी व्यवस्था में अपेक्षित होती है, और उस पर भी हम देख सकते हैं कि उसकी अपेक्षा महत्व को महसूस किया जाता है। इसी तरह प्रिक्लेमेशन को उद्घोषणा कहते हैं। बहुत सारी उद्घोषणाएं समय समय पर मंत्रालय द्वारा की जाती हैं। संकल्प, रेजोल्यूशन होता है। कई बार मंत्रालय द्वारा अलग अलग समयों पर संकल्प दिलाए जाते हैं, जैसे स्वच्छता रखने का संकल्प है, जैसे योग के अनुपालन का संकल्प है, जैसे देश के प्रति समर्पण का संकल्प है। इस तरह के जो पृष्ठांकन होता है उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। बहुत सारे पत्र के साथ यदि कोई कॉपी भेजनी है, प्रतिलिपि भेजनी है, कुछ दस्तावेज भेजने हैं, उसके साथ, जिसको हम एनक्लोजर भी कहते हैं, उनको उसके साथ जोड़कर भेजा जाता है, उनको एंडोर्स करना कहते हैं। और अन्य कई प्रकार के ये विज्ञप्ति क्षेत्र में आते हैं। द्रुत वर्ग के अंतर्गत तार, टेलीग्राम। अब ये तार जो है वर्तमान समय में लगभग ये अप्रासंगिक हो गया है। क्यों? क्योंकि जो काम तार किया करता था वो अब मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से हो जाता है, तो ये इसकी प्रासंगिकता लगभग अब समाप्त प्राय है। कूट संदेश, कोड मैसेज, है ना, ये कई बार ऐसे संदेश भी भेजे जाते हैं जो सब तक नहीं पहुंचने चाहिए, सिर्फ संबद्ध व्यक्ति, अधिकारी या कर्मचारी तक पहुंचना चाहिए, उसी की समझ में आना चाहिए। तो उसके कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, उसमें वो संदेश भेजा जाता है। रेडियोग्राम, इसमें भी हम द्रुत वर्ग के पत्र आदि के अंतर्गत इसको देख सकते हैं। इसी तरह सरकारी पत्र सामान्यतः एक निश्चित ढर्रे पर चलता है। इसे हम भाषा के स्तर पर, शब्दावली के स्तर पर और प्रारूप के स्तर पर इस ढर्रे को, इस परिपाटी या पद्धति को देख सकते हैं। इससे एक रूपता बरकरार रहती है, किंतु प्रयोग के स्तर पर इसमें भिन्नता अनिवार्यतः आ ही जाती है। कार्यालयी आदेश का रूप, स्वरूप जैसा होगा वैसा कार्यालयी ज्ञापन का नहीं होगा। इसी तरह जैसा कार्यालयी ज्ञापन का होगा वैसा प्रेस विज्ञप्ति का नहीं होगा, और प्रेस विज्ञप्ति का जैसा होगा वैसा प्रेस नोट का नहीं होगा। तो ये ज़रूरत के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर उसका रूप स्वरूप बदलता जाता है। कार्यालयी पत्राचार के 2 भाग किए जाते हैं, एक प्रारूप भाग और एक कलेवर भाग। जो प्रारूप है वो तो उसका फॉर्मेट है, और कलेवर उसकी आत्मा, उसकी वस्तु है जो उसके भीतर होती है। तो प्रारूप भाग में पत्र संख्या, प्रेषक का नाम, कार्यालय का पता, विभाग या मंत्रालय का नाम, स्थान, तिथि, विषय, संबोधन, अधोलेख, प्रेषक की जानकारी, ये सारी चीज़ें प्रारूप के अंतर्गत आती हैं। ये उसका बाह्य एक प्रकार का रूप स्वरूप होता है। और कलेवर के अंतर्गत उन सब का जो निश्चित स्थान होता है वहाँ उनका निर्धारण तो होता ही है, लेकिन उसकी जो वस्तु है वह उसके साथ जुड़ी रहती है। इस तरह सरकारी पत्राचारों के प्रयोग, शैली और प्रारूप आदि के वैशिष्ट्य के आधार पर हम उनके कलेवर को भी देख और समझ सकते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो सरकारी पत्राचार हैं उसके अनेक प्रकार हैं, और इन अनेक प्रकार के पत्रों के उद्देश्य, उनके प्रयोजन वह भी भिन्न भिन्न है, और उसी आधार पर उनका कलेवर, उनका प्रारूप, उसमें जो पत्र के अंग हैं उनका निर्धारित स्थान वह भी भिन्न भिन्न है। कहाँ क्या होगा कलेवर में, उस प्रारूप के बाह्य रूप के साथ साथ उसकी वस्तु का निर्धारण कैसे होगा, उसके विषय का वर्गीकरण कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों को उसमें शामिल कर लिया जाता है।
तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के साथ हम यह जान पाए होंगे कि कार्यालयी या सरकारी पत्र क्या होता है, उसका रूप स्वरूप क्या होता है, उसका प्रारूप क्या होता है, उसकी उपादेयता क्या होती है और उसके अनुवाद की आवश्यकता अपेक्षा क्या होती है। इन सब बातों के साथ हमने इस विषय को हम आपके समक्ष रखा। अब आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं और नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।